Good afternoon, student. The subject name is रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। RAC में आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल सैचुरेशन साइकिल। ठीक है, सरल संतृप्त चक्र में सुधार। जो आपका सिंपल सैचुरेशन साइकिल है, सिंपल सैचुरेशन साइकिल है, उसकी दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सिंपल सैचुरेशन की साइकिल की दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं, प्रसारण वाल्व और वाष्पत्र में फ्लैश चैम्बर को अगर हम लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी इफ़िशियंसी है सिंपल सैचुरेशन साइकिल की, वो इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा मेथड होता है आपका पूर्व शीतलक या एक्यूमुलेटर का प्रयोग करके। तीसरा मेथड हम वाष्प रेफ्रिजरेंट की सहायता से द्रव्य रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर सकते हैं। इससे भी जो आपकी इफ़िशियंसी है सिंपल सैचुरेशन साइकिल की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और लास्ट है आपका प्रसारक वाल्व द्वारा निकलने वाली द्रव्य रेफ्रिजरेंट की सहायता से संघनित्र से निकलने वाली द्रव्य रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना। इससे भी जो आपकी इफ़िशियंसी है, दक्षता है सिंपल सैचुरेशन साइकिल की, वो बढ़ जाती है। तो आज हम सबसे पहला मेथड देखते हैं, प्रसारण वाल्व द्वारा एवं वाष्पत्र में फ्लैश चैम्बर को लगाकर। हमने क्या करा, प्रसारण वाल्व मीन्स एक्सपेंशन वाल्व एंड वाष्पत्र को क्या कहते हैं हम, इवेपोरेटर। हमने क्या करा, एक्सपेंशन वाल्व और वाष्पत्र के बीच में क्या लगा दिया, फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर लगाने से क्या हो गया, हमारा जो दक्षता है वो इम्प्रूव हो गई। कैसे, अगर मैं ये डायग्राम में, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में शो करूं तो ये हमारा वाष्पत्र हो गया, इवेपोरेटर हो गया, ये हमारा कंप्रेसर है, यहाँ पर हमारा संघनित्र है, और चौथा हमारा एक्सपेंशन, जिसे हम कह रहे हैं एक्सपेंशन वाल्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रसारक। अब हमने क्या करा, प्रसारक और इवेपोरेटर के मध्य में क्या यूज कर दिया, फ्लैश चैम्बर। मैंने क्या करा, प्रसारक और वाष्पत्र के बीच में मैंने क्या कर दिया, फ्लैश चैम्बर को यूज कर दिया। इससे क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम है उसकी दक्षता बढ़ गई। अब हम देखते हैं, समझते हैं कि फ्लैश चैम्बर का यूज करने से जो दक्षता है हमारे सिस्टम की कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं फ्लैश चैम्बर होता क्या है। पहली चीज़, अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंशन वाल्व की, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्रोसेस, अगर मैं 4 से 1 की बात करता हूँ, ये आपका 4 प्रोसेस हो गया, 4, और ये हो गया 1। 4 से 1 है लगा हुआ आपका इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में से ऊष्मा को अवशोषित करेगा। इवेपोरेटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करेगा। अब इवेपोरेटर के अंदर आपका क्या फ्लो हो रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जिसे हम कह रहे हैं तरल रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, आपका द्रव्य रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। अब द्रव्य रेफ्रिजरेंट जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर की ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण करेगा, तब क्या होगा, उसके तापमान में वृद्धि होगी। जब उसके तापमान में वृद्धि होती है तो आपका जो द्रव्य रेफ्रिजरेंट है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाएगा आपका वेपर फॉर्म में। अब देखते हैं, अब लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब ये और ऑब्जेक्ट में से हीट को नहीं ले सकता, ये ऑब्जेक्ट में से और हीट को अपने अंदर अवशोषित नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसने इतनी हीट अपने अंदर अवशोषित कर ली है। अब अगर मुझे और हीट ट्रांसफ़र कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका तरल रेफ्रिजरेंट है, जो द्रव्य रेफ्रिजरेंट है, जो ऊष्मा अवशोषित करने के बाद वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो ऊष्मा अवशोषित करने के बाद वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर की हीट को रिमूव करना होगा।
ठीक है, मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर की हीट को रिमूव करना होगा जिससे इसका टेम्परेचर कम हो, तो फिर ये और हीट ऑब्जर्व कर ले। क्योंकि मैंने आपको बताया हीट तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों ओर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका भी टेम्परेचर सेम हो गया है, ठीक है, और जो आपका रेफ्रिजरेंट था उसका भी टेम्परेचर सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब T1 बराबर T2। अब और हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों हीट तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों ओर का तापमान समान नहीं होता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब मुझे और हीट ट्रांसफ़र करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इस रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करना होगा, इस रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करना होगा। अब जब कम होगा तो दोनों के बीच में फिर से टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो फिर हीट ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं इस बात, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया, अब इसे कूल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पास कराएंगे कंप्रेसर में, सबसे पहले हम इसे पास कराएंगे 1 से 2 कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करेगा, इसे कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने के बाद में क्या होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि कंप्रेसर एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करता है, किसी भी लिक्विड और वेपर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, वाई डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन में कमी कर कर, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया जो हमारा वेपर था वो हाई प्रेशर वेपर मिल गया। अब हाई प्रेशर वेपर को हम पास कराएंगे कंडेंसर में, हम पास करा रहे हैं कंडेंसर में, ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। अब कंडेंसर को हिंदी में कहेंगे संघनित्र। संघनित्र क्या करेगा, कंडेंसर ठंडा करेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कंडेंसर क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो फिर से तरल अवस्था में आ गया। अब यहाँ पर वेपर जा रहा था, जो आपका कंडेंसर है उसके अंदर तो वेपर जा रहा है इधर से, और इधर से क्या निकल रहा है, लिक्विड, क्योंकि उसके अंदर की जो हीट है वो रिमूव हो गई एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर की जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिमूव हो गई। तो क्या हुआ, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की हीट को रिमूव कर देंगे तो वो क्या फिर से वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में आ जाएगा, ये फिनोमिना है। अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन वॉल्व की, जिसे हम कहते हैं प्रसारक वॉल्व। प्रसारक वॉल्व में हम क्या करते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। थ्रोटलिंग में हम क्या करते हैं, एंथैल्पी को कांस्टेंट करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम रेफ्रिजरेंट का प्रसार कराते हैं, हम रेफ्रिजरेंट का खूब प्रसार कराते हैं। जब हम रेफ्रिजरेंट का क्या कराएंगे, प्रसार कराएंगे, तो उससे क्या होता है, उसके प्रेशर में कमी आती है, उसके प्रेशर में कमी आएगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जब वो प्रेशर उसका कम हो जाएगा तो हम वो ज़्यादा हीट को अपने साथ कैरी कर सकता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सब हमारा एक आइडियल फिनोमिना है। आइडियल में इस तरीके से हमारी वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है, बट एक एक्चुअल और एक आइडियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, लॉस को काउंट करते हैं। क्या ओबियसली ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, नहीं चल सकता ना। जैसे लाइफ में जंप आती रहती है, इसी तरीके से वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी जंप आती रहती है। तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये आपकी एक आइडियल साइकिल है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। अब एक्चुअल में समझो क्या फिनोमिना होता है। ये जो एक्सपेंशन वॉल्व है, ये जो एक्सपेंशन वॉल्व है, जब इसमें प्रेशर रिड्यूस होता है रेफ्रिजरेंट का, ठीक है, फिर से समझो, जो एक्सपेंशन वॉल्व है इसके अंदर जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब एक्सपेंशन वाल्व में जो आपका तरल रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर से आ रहा है, तो इसका जब प्रेशर को कम करा जाता है, इसके दाब को कम करा जाता है, तो जो आपका कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वाष्प रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा ड्रॉबैक रहता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो इधर से तो क्या आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट LR होगा, मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट। लेकिन एक्सपेंशन वाल्व में जैसे ही मैंने इसका प्रेशर को डिक्रीज़ करा, इसके दाब में कमी करी, तो क्या हुआ, जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट का कुछ पार्ट
वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 पॉइंट पे लिख रहा है तो निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट। समझ गए? एक्सपेंशन वाल्व में तो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर रहा था। लिक्विड रेफ्रिजरेंट का मतलब द्रवीय रेफ्रिजरेंट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन वाल्व के बाद की, तो एक कहानी बिल्कुल अलग हो जा रही है। जब हम तरल रेफ्रिजरेंट जो द्रवीय रेफ्रिजरेंट है उसके दाम में कमी कर रहे हैं, तो कुछ द्रवीय रेफ्रिजरेंट वाष्प रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ चौथे पॉइंट पे आपका क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट, है ना। अब देखते हैं आगे की कहानी। अब यहाँ पर अगर इवेपोरेटर के अंदर, इवेपोरेटर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में, है ना। इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो रेफ्रिजरेंट अपने अंदर हीट को अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, अब एक्सपेंशन वाल्व में क्या हुआ, 3 पर तो हमने सप्लाई कर दिया लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर तो प्रवेश लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लेकिन इससे जो आउट हो रहा है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही तो अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित कर रहा है ना। सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही तो अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित कर लेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं बात करता हूँ वेपर रेफ्रिजरेंट की, वेपर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊष्मा को अवशोषित कर चुका है। ठीक है, वेपर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर चुका है, अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित कर चुका है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्लैश चैम्बर का यूज नहीं कर रहा था मैं, तो उससे पहले मैं क्या कर रहा था, इवेपोरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट और वेपर रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर को मैं सप्लाई कर रहा था। लिक्विड रेफ्रिजरेंट और वेपर रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर को इवेपोरेटर के अंदर सप्लाई कर रहा था। ठीक है, उसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही तो सिर्फ ऊष्मा को अवशोषित कर रहा था, वेपर रेफ्रिजरेंट तो ऊष्मा को अवशोषित कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट को अपने अंदर अवशोषित कर चुका है। तो जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा था, मेरे इवेपोरेटर की दक्षता को कम कर रहा था। क्योंकि सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, इवेपोरेटर के अंदर आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट था 80% लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, और वेपर रेफ्रिजरेंट कितना था आपका 20%। मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट है लिक्विड वाला, यही सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट अपने अंदर अवशोषित कर चुका है। तो इससे क्या हुआ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं इवेपोरेटर को तो सप्लाई दे रहा हूँ 100%, लेकिन 100% में क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट 80% ही है सिर्फ, और वेपर रेफ्रिजरेंट है 20%। तो इससे क्या होता है, जो मेरा इवेपोरेटर है उसकी दक्षता कम हो जाती है। ठीक है, अब इस फिनोमिना को मैं दूर करने के लिए यूज करता हूँ फ्लैश चैम्बर का। फ्लैश चैम्बर क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट और वेपर रेफ्रिजरेंट को अलग अलग करता है। फ्लैश चैम्बर क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट और वेपर रेफ्रिजरेंट को अलग अलग करता है। अब अगर मैं इवेपोरेटर के अंदर टोटल 100% ही अगर मैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट सप्लाई दूँ, तो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। पहले क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा था, अब सिर्फ उसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल रहा है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका इवेपोरेटर है उसकी दक्षता बढ़ जाती है। अब देखते हैं फ्लैश चैम्बर कैसे काम करेगा। अब एक्सपेंशन वाल्व से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है, प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है, तो ये फ्लैश चैम्बर क्या करेगा, इन दोनों को अलग करेगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को तो भेज देगा इवेपोरेटर में, इसे तो भेज देगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में, और जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसे डायरेक्ट सप्लाई कर देगा कंप्रेसर को, क्योंकि इवेपोरेटर में हीट को तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ हमारे एवेपोरेटर की इफिशिएंसी को डाउन करेगा, इसलिए हम दूसरी सप्लाई से दे देते हैं कंप्रेसर की। तो फ्लैश चैम्बर क्या करता है, फ्लैश चैम्बर एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन परफॉर्म करता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का मतलब होता है कोई भी फोर्स सेंटर से बाहर की ओर अगर लगता है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड और वेपर को मैं अगर सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, इसी के अंदर, इस चैम्बर के अंदर लिक्विड भी है, एक चैम्बर बनाते हैं। अब इस चैम्बर के अंदर लिक्विड भी है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी है और वेपर रेफ्रिजरेंट है। अब आपको भी मालूम है लिक्विड रेफ्रिजरेंट ज़्यादा भारी होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करता हूँ वेपर रेफ्रिजरेंट की, तो वेपर रेफ्रिजरेंट क्या होगा, ऊपर, वेपर रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पर क्या होगा आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वेपर की वो कम होती है कंपेयर टू लिक्विड। अब ये दोनों अलग अलग सेपरेट होगा। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। जितनी भी गैसें हैं वो तो सीधे कंप्रेसर में चली जाएंगी, लेकिन लिक्विड क्या होगा, ड्यू टू वेट के कारण वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे की ओर आके हम सीधे उससे सप्लाई किस में दे देंगे, इवेपोरेटर में, और जो हमारा वेपर बना है उसे हम डायरेक्टली किसे दे देंगे, कंप्रेसर को। इससे क्या होगा, हमारा जो इवेपोरेटर है उसकी दक्षता को में वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड तरल द्रव्य रेफ्रिजरेंट है वो अपने अंदर और ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पीएच डायग्राम की, पीएच डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसी तरीके से बनता है। मैंने माना पीएच डायग्राम में क्या होता है, ये डोम है जो वो इधर की ओर झुका हुआ होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस 1 से 2 क्या है, आपका इवेपोरेटर लगा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 2 से 3 क्या है, 1 से 2 हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो 1 2 3 4, तो ये हमारा पीएच डायग्राम है। पीएच डायग्राम में कोई खास चेंजेस नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।